गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाइल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डायरेक्टली हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऐड होने से कम होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऐड होने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर देखो इसके अंदर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट क्यों पड़ता है। तो हमने ये देखा है कि जब कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड उसको क्या निकालता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकालता है। तो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलने के बाद में कार्बोक्सिलेट आयन पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हमारे पास इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने वाला या फिर निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला कोई ग्रुप होगा तो H पॉजिटिव के निकलने की टेंडेंसी उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप आता है तो H प्लस निकलने के चांस कम हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ओवरऑल आप लास्ट में ये निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऐड होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और डोनेटिंग के ऐड होने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या सीरीज। तो आपके बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जितना है उतना ही क्राइटेरिया आप याद रखें। ये कुछ ग्रुप्स लिखें। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है CF3 की, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। तो CF3 ट्राईफ्लोरोमिथाइन होता है, मिथाइल। दूसरा होता है NO2 ग्रुप, उसके बाद में होता है साइनाइड, उससे कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, उसके बाद में फिनाइल ग्रुप की होती है। उसके बाद में हाइड्रोजन ले सकते हो, उसके बाद में R ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, ऐड करना चाहो तो बोल सकते हो फिनाइल, फिनाइल के बाद में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद में एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब देखो क्या पता चलेगा, जैसे मान लो कि आपने कोई एग्जांपल लिया, उसके अंदर एक आपके पास फ्लोरीन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, एक नाइट्रो प्रेजेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसका होगा, नाइट्रो ग्रुप वाला। उसके बाद में कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला। उसके बाद में कौन सा होगा, क्लोरीन ग्रुप वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रो, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन ग्रुप वाला। अब देखो यहाँ पे अपने ये लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इस मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड होते जा रहे हैं तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। अब देखो एग्जांपल हमने लिखा है, फर्स्ट लिखा है CHF2 डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, CHF2COH। नेक्स्ट लिखा है CH3COH। उसके बाद में लिखा है CHCl2COH। उसके बाद में CH2ClCOOH। उसके बाद में CF3COOH। देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा। अब देखो इसी एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के अंदर ये देख रहे हैं, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, उसके बाद भी यहाँ 2 फ्लोरीन है। सीक्वेंस बिठाने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा जिसमें फ्लोरीन के एटम्स ज़्यादा हैं उसके अंदर अपने ये ली। ठीक है, इसका मतलब CF3 ग्रुप है या तीनों फ्लोरीन एटम है, इसमें फ्लोरीन कितने हैं, 2। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, 5 वाले की, क्योंकि कंपैरिजन किस किस का आएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन का ना, फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो पहले फ्लोरीन वाले देखेंगे, उसके बाद क्लोरीन के। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन 3 इसमें है, 2 इसमें, तो 5 नंबर सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद में 1 आया। उसके बाद में अपना कंपैरिजन बचा क्लोरीन का, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद में कौन आएगा, 4 नंबर, और उसके बाद में कौन आएगा, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ आता है, फिनाइल ग्रुप के भी बाद में आता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल शायद सारे सोल्व कर पाओगे, है ना। पहले में आपने फ्लोरीन क्लोरीन कंपैरिजन किया, फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद में फ्लोरीन के नंबर ज़्यादा हैं, इसको लिया। उसके बाद में फर्स्ट को लिया। उसके बाद में क्लोरीन का कंपैरिजन किया तो थर्ड में क्लोरीन 2 है, फोर्थ में 1 ही है, और सेकंड में कोई नहीं, इसलिए सबसे पीछे रखा है। आई बात समझ। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है CH2COH, उसके ऊपर Cl लगा हुआ है, CH2COH उसके ऊपर Br लगा हुआ है, CH2COOH उस पर F लगा हुआ है, और CH2COH उसके ऊपर CH3 लगा हुआ है।
आप उस सीरीज के हिसाब से देखोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथाइल, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के भी पीछे आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आया फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आर ग्रुप आएगा। अब इसमें क्या होता है, अपन को कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले अपन को ये पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी जिसपे फ्लोरीन अटैच है, थर्ड की। उसके बाद में क्लोरीन अटैच है, उसकी होगी। उसके बाद में ब्रोमीन अटैच है, उसकी होगी। उसके बाद में आर ग्रुप या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी होगी। ठीक है ना, कर पाएंगे इतना? फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में मिथाइल ग्रुप। इसके आगे देखो, C6H5COH, C6H5CS2COH, CH2CS3COH। देखो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि एरोमेटिक जितनी भी रिंग होती है अगर वो डायरेक्टली अटैक है ना, फिनाइल रिंग जो है अगर वो, देखो इसके अंदर देखो, इस सीरीज के अंदर फिनाइल ग्रुप पहले है ना, तो फिनाइल ग्रुप जिसके साथ डायरेक्टली अटैच है उसको लेंगे। उसके बाद में तो CH2 ग्रुप किस में आ जाता है, आर में आता है। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है तो फिनाइल ग्रुप इसी से अटैच है। इसके बाद में फिनाइल और इसके बीच में क्या आ गया है, आर ग्रुप आ गया है। आर ग्रुप की वजह से क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसके अंदर दोनों ही क्या है, आर ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला एग्जांपल तो कौन हो गया, क्योंकि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के का इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। हालांकि मैंने लिखा भी है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो CH2 के ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है, CH2 के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग सबसे पीछे आता है, विड्रॉइंग उसके पहले आता है। दोबारा से बोल रही हूँ, बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इन दोनों को कंपेयर करने के लिए CH2 के ऊपर फिनाइल रिंग है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रही है, जबकि यहाँ पे CH2 के ऊपर CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। इसलिए सबसे वीक एसिड है, उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला। अच्छा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। इसके बाद में देखो आगे अपन को बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देख रहे हैं अपन। पहले अपने एलिफेटिक में देखे थे, अब एरोमेटिक के अंदर एग्जाम्पल देखो। बेंजोइक एसिड की पैरा फॉर्म पे एसिटॉक्सी है ना, पैरा एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। आपको ये बता दूं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, EDZ ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इसका। दूसरा है वो लिखा है अपने सिर्फ बेंजोइक एसिड। तीसरा लिखा है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और लास्ट लिखा है ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड, है ना, पैरा ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड। देखो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो किसकी होती है, CF3 की होती है। उसके बाद में किसकी, NO2 की। उसके बाद में देखो CF3 के बाद में NO2, ठीक है। उसके बाद में ये जो ग्रुप होता है उसके लिए मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अपन ने जो सीरीज बनाई वो किसकी बनाई थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बनाई थी। तो सीरीज में नहीं, इसलिए इसको सबसे पीछे रख दो। और ये वो ग्रुप है जिस पे कोई ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग की सीरीज़ के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग है उसको आगे रखा है, जो वीक है उसको पीछे रखा है। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उसको मैं आपको पूरा कंपेयर करवा दूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी एसिडिक नेचर होती है, वो H पॉजिटिव आयन यानी आरिनियस एसिड होता है। इन एक्वस सोल्यूशन इट रिमूव H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो फिनोक्साइड आयन से भी अच्छी होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन द फिनोल, या फिर हम बोल सकते हैं मोर एसिडिक देन द फिनोल बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज़ मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन। उसके बाद में आपको ये देखना है कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स देखने, तो इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स में आपके एक ही कॉन्सेप्ट काम करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जितना नंबर इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसी रेशियो के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद में अपन ने कुछ
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देखिए, जिनका हमने ये देखा है कि किसके केस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप लोग बुक के जितने एग्जांपल हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं उनको आप सोल्व करके देखें, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जो चीज़ आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली होती है उसको मैं स्ट्रेस करती हूँ काफ़ी बार। इस टॉपिक को मैंने बहुत बहुत स्लो स्पीड से लिया है। इसका एक ही रीज़न है कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर ना, जैसे जो अमाइंस वाला चैप्टर आता है, तो अमाइंस वाले चैप्टर के अंदर क्या आती है, आप लोगों के बेसिसिटी कंपेयर करनी आती है, जिसमें एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर उसके अंदर 2-3 थ्योरीज आप लोगों की, सॉल्वेशन थ्योरी है, इसके अलावा आप लोगों की इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्योरी थी, है ना, स्टेरिक इफेक्ट जो भी है। तो उसको कंपेयर करने के बाद में अपन ने एक ही चीज़ डील करी है कि उसके अंदर अलग अलग बेसिसिटी ऑर्डर आते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक का क्या सीक्वेंस, अमोनिया किससे ज़्यादा है किससे कम है, बहुत सारी चीज़ें देखिए। तो उसका तो बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, बेसिसिटी। और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, उसका क्या पूछा जाता है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को आप ओवरऑल देख लेना, है ना, सारा का सारा कि एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करने इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार स्ट्रेस इसीलिए देती हूँ मैं। एक ये जो कई स्टूडेंट्स बार बार यही पूछ रहे हैं, मैम चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चंस कब करवाएंगे, ये वो। पहले जो जितना हो रहा है उतना तो करो, क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकल होती है जो डायरेक्टली फेस टू फेस होने के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अगर आपको क्वेश्चन आंसर इस पर करवाना चाहूँ तो कोई भी बच्चा अगर किसी की कोई क्वेरी होती है या फिर नहीं समझ आता है तो वो कर नहीं पाएंगे। हालांकि नोट्स अगर जो पढ़ रहा है बहुत पूरा, अगर कंसंट्रेशन के साथ कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से शायद कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं हो पा रहा हो। पर फिर भी अगर हम लास्ट के क्वेश्चंस देखेंगे तो जब तक क्लास नहीं हो पाती तब तक क्वेश्चन सोल्व होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर्टिकुलरली देखो डायरेक्टली बात यही होती है, इसलिए मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं सबके क्वेश्चन आंसर आप लोगों के हिसाब से छोड़े कि जिन बच्चों से हो रहे हैं वो करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि टॉपिक कितना बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए। चलो आगे देखो, रिएक्शंस इन विच कार्बोनाइल और OH बॉन्ड ब्रेकडाउन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर OH ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है ना, OH ग्रुप बाहर निकलता है, उस रिएक्शंस को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। ध्यान रखें आज के बाद में जब भी रिएक्शन के रो पे आप P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जब भी देखते हो आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। हमेशा जो भी कंपाउंड दिया हुआ होगा उससे वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बहुत बेस्ट। कौन? P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? एनहाइड्राइड का। मैंने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिटिक एसिड। दोबारा लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OOH। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसिडिक मीडिया है, हीट कर दो, H2SO4 प्लस हीट कर दो, ठीक है। नहीं ले रहे हो तो कंडीशन के अंदर आपको P2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है, या तो P2O5 मिल जाए या H2SO4 प्लस हीट मिल जाए। दोनों ही कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक लिंक होता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जिसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, उस ग्रुप को अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो डिहाइड्रेशन से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिहाइड्रेशन से हमको एनहाइड्राइड्स मिलते हैं। और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस मोस्ट ऑफ या तो एसिडिक मीडियम के अंदर हीट करने पर होती है, और जनरली एसिडिक मीडियम के फॉर्म में वी कैन यूज़ द प्रोटिक एसिड लाइक एज H2SO4 और HNO3। H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर या फिर P2O5 मिलता है, सबसे बेस्ट इंडिकेशन देता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। और क्या मिलते हैं अपन को? एनहाइड्राइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखो जो आती है वो आ रही है रिएक्शन विद अल्कोहल। देखो ये रिएक्शन जो पहले आई थी, एक बार पहले अपन ने क्या देखी है, रिएक्शन ऑफ, किसमें देखी थी वो, जिसके अंदर आप लोगों के
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में था कि हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस ये नहीं, देखो हमने ये देखी थी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे। नहीं, आज हम क्या रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अल्कोहल के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ठीक है ना, इस रिएक्शन का रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो देखो रिएक्शन विद ROH when carboxylic acid is treated with alcohol in presence of H2SO4/H+, यानी एसिडिक मीडियम में, then dehydration reaction occurs and form ester। तो उससे वाटर मोलिक्यूल लूज होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। पीछे जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक बार रिवर्स देखो इस रिएक्शन को, जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि रिएक्शन आप लोगों की दोनों डायरेक्शन में आएगी। तो वहाँ पे बुक में भी मिसप्रिंट दे रखा है, हालांकि मैंने देखा है NCERT के अंदर, उसके अंदर ये दे रखे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। नहीं, जब तक अल्कोहल को आप फर्दर क्या नहीं करोगे, ऑक्सीडाइज नहीं करोगे। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज जैसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस और डिहाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। तो वहाँ पे जब मैंने अल्कोहल बताया तो आप अल्कोहल ही याद रखें उसको। ठीक है ना, कई बच्चे ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि मैम बुक में ये दे रखा है, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। देखो RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH ये देखो इतना डेप्थ आपके हालांकि पूछते नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH ग्रुप डोनेट करता है और अल्कोहल अपना सिर्फ हाइड्रोजन डोनेट करता है। हाइड्रोजन की तो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने वाली रिएक्शन होती है, जबकि अल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ को शो करने वाली रिएक्शन होती है। हालांकि आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लूज करना है और आपस में इसको क्या कर देना, कनेक्ट कर देना है। तो आपके पास बनेगा RCOOR और प्लस क्या है H2O। सेकेंड रिएक्शन देखो CH3COH, हमने R की जगह पे क्या ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3COH। उसके बाद में आपने रिएक्शन करवाई है इसकी किसके साथ में, C2H5OH के साथ में, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई है। एसिडिक मीडियम के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए अपन इस रिएक्शन में क्या करते हैं, जितना एस्टर बन रहा होता है उसको क्या करते हैं, या तो एस्टर को रिमूव करते हैं या फिर कंटेनर को खुला रखते हैं ताकि उसके अंदर जो वाटर वेपर बन रही है ना वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो पाए। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO C2H5। ठीक है, एस्टर मॉलिक्यूल बनेगा ये। अब देखो अगली जो रिएक्शन आती है, पहली रिएक्शन हमने क्या देखी है, डिहाइड्रेशन में हमने क्या देखा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम हीट करेंगे या तो एसिडिक मीडियम के अंदर या फिर हम क्या करेंगे P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, देन एनहाइड्राइड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरी हमने देखी है ये जो परफ्यूम बनाने के काम भी आती है ये रिएक्शन। ठीक है ना, परफ्यूम बनाने के काम में भी आती है, सबसे अच्छा बेस है ये रिएक्शन का। जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है तीनों रिएक्टेंट्स के साथ में हमारे पास किस में आई थी, अल्कोहल वाले चैप्टर में आई थी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ रही हूँ, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2 विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। कॉमन सी बात है, क्लोरीन के हैं तो RX कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, RCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बट अलग अलग रिएक्शंस थे। तो आप रिएक्शंस को ध्यान रखना। PCl3 के केस में मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा ही H3PO3 फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। दूसरा PCl5 के कंडीशन में POCl3 फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड, और SOCl2 की फॉर्म के अंदर हमारे पास जो सब प्रोडक्ट होता है वो SO2 प्लस HCl होता है। ठीक है, तो क्रॉस आप इसको याद रखते जाएं। देखो सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और सब प्रोडक्ट जो होते हैं ये जो PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ वाली जो रिएक्शन होती है वो सबसे बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि जो इसके साथ बनने वाले सब प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, इसलिए कंटेनर से अपने आप ही क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म के अंदर आता है, इसलिए इस रिएक्शन को मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं अपन। RCOH
OH की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। 3 मॉलिक्यूल ऐसे लेंगे, तीनों मॉलिक्यूल के OH की जगह पे क्लोरीन और क्लोरीन की जगह क्या आएगा OH, तो RCO। OH की जगह क्या जोड़ना है Cl, तो 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे RCOCl के। फास्फोरस के तीनों क्लोरीन को रिप्लेस कौन कर रहा है OH, तो POH का होल थ्राइस लिख दो, या फिर इसको सलीके से लिखना चाह रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो H3PO3। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आई है RCOOH। देखो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो RC⋯OOH। इस रिएक्शन को अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इसको आप ऐसे लिखोगे Cl, फिर बीच में जो ऑक्सीजन है उसके साथ PCl3 और उसके साथ आएगा HCl, RCOCl, POCl3। तो इसमें बना RCOCl एसिटिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस क्या बना है HCl। सिमिलरली रिएक्शन SOCl2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं तो RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे हैं गैसियस हैं, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट प्योर फॉर्म के अंदर आता है, उसको आगे फर्दर प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड के लिए अपन क्या करते हैं काम में लेते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, अगली रिएक्शन आएगी आप लोगों की रिएक्शन विद अमोनिया। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।